एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम 10 से 12 दिन बाद है। अगर आज कोई मुझे फिर से कह दे कि मुझे 10 दिन बाद एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग रहेगी सो दैट मैं अगेन एक ऑल इंडिया रैंक या फिर एटलीस्ट सिलेक्शन तो सिक्योर कर पाऊँ। मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है, आज ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय एवरीवन, आई एम ज्योत्सना, अ सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश एंड मैंने अपना एग्ज़ाम एम्स नर्सिंग का 2024 में दिया था एंड आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 521 in just first attempt and yeah, obviously in first month of preparation. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने लास्ट के 10 दिन में क्या प्लान या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। जैसे कि मैंने कब मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दिया था, मैंने कितना रिवीजन किया था, किन चीज़ों को मैंने छोड़ा था, किन चीज़ों को मैंने प्रायोरिटाइज किया था, मैंने लास्ट में अपना स्लीप पैटर्न किस तरीके से उसको अपने रिवीजन और मेरी पढ़ाई भी मैक्सिमम हो और मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब ना हो, इन सब चीज़ों का कैसे ध्यान रखा था। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो इफ़ आई हैड 10 days लेफ्ट, दिस इज़ माई प्लान। हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 27 जून को है। सबसे पहले मैंने 10 दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन। शुरू के 5 दिन में तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, अभी मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनको किसी चीज़ से हाईलाइट कर लो या फिर किसी कॉपी में लिख लो सो दैट तुम्हें बाद में रिविजन करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ में डेली फॉर्मूला शीट्स मैंने अपने फिजिक्स के वीडियो में एंड इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में भी दोनों बार तुम्हें बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम लोगों को फॉर्मूला शीट बनानी है, फिजिक्स के लिए स्पेशली सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट बनानी है। तो तुम्हें लास्ट टाइम पे फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए क्या करना है, अपनी फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करते रहना है। उसके बाद में बायो की बात करूँ तो डेली ट्राई करो अपनी तरफ से कि डेली के 2 चैप्टर्स तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही लो और वो भी एनसीईआरटी से रिवाइज करो। अब मान लो कि तुम्हें पूरी बायो बहुत अच्छे से आती है, तुम्हारा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो अगर डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है तो उसकी जगह पे क्या करोगे, हाई वेटेड चैप्टर्स जो मैंने बता रखे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर उन्हें रिवाइज करो, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, इकोलॉजी हो गया, इसके अंदर जो फैक्ट्स है, डेटा है, नंबर्स है, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यूज जो तुमने लगाए होंगे उनको एक बार वापस नज़रों से घुमा लो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेम रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो शुरू के 5 दिन में हमने क्या करना है, हमने बहुत ज़्यादा विग्रस रिविजन करना है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा एक तरीके से फ्लो बन जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, एग्जाम में ऐसा कैसा आएगा, तो हम वो फटाफट करते जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट स्पेसिफिक बात करूँ तो देखो, हो सकता है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में पहले बोला है मॉक टेस्ट एनालिसिस, लेकिन मैंने अभी तक उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है। बट मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। लाइक कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चे पूछ चुके हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है। समझो, तुमने एक पेपर दिया, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हुआ, तुम्हें अब वो जो क्वेश्चन गलत हुआ, तुम घर आए, तुमने देखा ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तुमने उसे मार्क किया। अब तुम्हें अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी कि तुमने उसमें गलती क्या की। अब देखो, 3 तरह की गलती हो सकती है किसी भी इंसान। फर्स्ट इज सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक के अंदर क्या है कि तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तुम्हारा फॉर्मूलाज में दिक्कत हो गई, तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल्स गलत लगा दिए, ये चीजें आती है सिली मिस्टेक के अंदर। सेकंड चीज कि तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं था, ठीक है, फॉर्मूला उस मोमेंट पे याद नहीं आया कि यार अच्छा ये वाला था, मैंने पढ़ा था बट मुझे अभी याद नहीं आया। तो ये किस चीज की मिस्टेक होगी, तुम्हारी रिवीजन की, यानी कि तुम्हारा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो रिवीजन था वो बहुत कम था, इस वजह से तुम पेपर देते वक्त उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए। और तीसरी किस तरीके की गलती होती है कि क्वेश्चन की बिल्कुल हवा ही नहीं लगी, मतलब कि समझ नहीं आया कौन से चैप्टर का है, क्या पूछना चाह रहा है। वो जो प्रॉब्लम है वो कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। अब देखो, सिली मिस्टेक और फॉर्मूला वाली चीज ये तुम लास्ट के 10 दिन में सुधार सकते हो, बट कंसेप्ट वाली चीज जो है वो तुम अपने लास्ट के 10 दिन में नहीं सुधार सकते। आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज, अब जैसे कि जो मैराथन्स वगैरह यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स चलाएंगे, ओके, इट कैन बी बेनिफिशियल टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन लोगों को रिविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड है कि मुझे रिविजन करना ही है, मुझे खुद से बैठ के नहीं हो पाता, तुम वो चीज़ देखो। बट कोई भी नया चैप्टर, नया हार्ड या कंसेप्ट जो तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा है, जिसे तुमने आज तक प्रोक्रेस्टिनेट किया है, वो अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ने मत बैठ जाना। क्योंकि पहली चीज़ ना वो तुम्हें अब लास्ट के 10 दिन में समझ आएगा। सेकंड चीज़, तुम उसकी वजह से एंग्शियस हो जाओगे कि यार मुझे ये भी नहीं आता। अब तुम्हें जो एक चीज़ नहीं आती होगी उसकी वजह से तुम्हें जो 10 चीज़ें आती होंगी, तुम उस चीज़ को उस चीज़ पे से फोकस हटा के सिर्फ उस एक चीज़ पे स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो नए पीडीएफ, नए चैप्टर, नए कंसेप्ट्स, इन सब चीज़ों को अभी नहीं लेना है। जो पढ़ लिया है सिर्फ उसी का ही रिवीजन करना है, ठीक है।
नाउ लेट्स कम टू लास्ट के 5 दिन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मैं हूँ तो मुझे लास्ट के 5 डेज़ के अंदर मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। पहली चीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मेरा एक भी मॉक टेस्ट गंदा गया तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा डाउन हो जाए। इस वजह से मैंने लास्ट के टाइम पे आके सिर्फ रिविजन पे कंसंट्रेट किया था इंस्टेड ऑफ गिविंग टेस्ट अगेन एंड अगेन। तो अगर तुम्हें मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देने से ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मॉक टेस्ट। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हो सकता है कि मॉक टेस्ट मैंने दिया और अगर उसके अंदर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वो मेरे एग्जाम को अफेक्ट करेगा, तो लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट देना बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद में है कि अपना कंप्लीट फोकस सिर्फ रिविजन 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 पे करो। रिविजन कहाँ से करना है? एनसीईआरटी से करना है। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको बार बार रिवाइज करो। कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल रिवाइज होता जाएगा, वो बहुत बेनिफिशियल होता है लास्ट के मोमेंट पे, ठीक है। और साथ ही साथ में फॉर्मूला शीट जो है तुम्हारी, उनको रिवाइज करते रहो। लास्ट के टाइम पे हमें मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस, यहाँ से टाइम बचा करके कहाँ पे डालना है कि हमें मैक्सिमम रिविजन करना है। जितने ज़्यादा चैप्टर्स हमारी आंखों के बाहर से निकलते जाएंगे लास्ट मोमेंट पे, उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा कि हाँ यार मैंने एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है और साथ में रिवाइज भी कर रखी है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, साथ ही साथ में मिस्टेक कॉपी बनाई है तो मिस्टेक कॉपी को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करो। उसके अंदर देखो लास्ट के टाइम पे प्रीवियस मॉक टेस्ट में मैंने कौन सी गलती की है जो कि मेरे को एग्जाम में जाकर के नहीं करनी है। जैसे मान लो कि तुमने कोई भी बायो का क्वेश्चन लिया, इकोलॉजी का क्वेश्चन लिया तुमने, अब उसके अंदर डाइवर्सिटी के जो टाइप्स है, मान लो तुम उसमें कंफ्यूज हो गए, उसके एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज हो गए, तो वापस उसी को जाके एनसीईआरटी से रिवाइज करो, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेट लर्निंग करते रहो, कभी मिस्टेक कॉपी से एनसीईआरटी को पढ़ो, कभी एनसीईआरटी से मिस्टेक कॉपी पे आओ, ठीक है। उसके बाद में है फॉर्मूलाज रिविजन ट्वाइस अ डे। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ, फॉर्मूलाज को बहुत मल्टीपल रिविजन दो। स्लीप, देखो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि लास्ट के मोमेंट पे आके पैनिक कर जाते हैं, 16 घंटे पढ़ रहे होते, बट स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो तो तुम जो पूरे दिन भर अपने ब्रेन से इतनी एक्टिविटी करवा रहे हो ना, उसे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलेगा उस चीज़ को अच्छे से स्टोर करने का। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमारा पूरे दिन का जितना भी नॉलेज गेन किया है, जितना भी हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी है ना, उस चीज़ को स्टोर कर रहा होता है। तो प्लीज़ 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, सो दैट तुम नेक्स्ट डे जब उठो तो तुम्हें भी फ्रेश लगे कि हाँ मेरा माइंड और बॉडी दोनों बहुत अच्छे से रेडी है जो आने वाली चीज़ है उसको रिटेंशन करने के लिए, ठीक है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी स्लीप के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना लास्ट के टाइम। उसके बाद में ईट हेल्दी, ये मैं मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसने लास्ट के टाइम पे बाहर से कुछ खा लिया था एंड देन पेपर वाले दिन उसे डायरिया था। तो ये चीज़ मैं हमेशा अपने साथ भी याद रखती हूँ कि जब भी मेरे एग्जाम्स होने होते हैं, भले वो कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा शुरू के 1 हफ्ते पहले से ही हेल्दी खाना खाना शुरू करो, सो दैट जितना अच्छा डाइजेशन रहेगा उतना अच्छा पूरी बॉडी का फंक्शनिंग रहता है, ठीक है। सो हेल्दी खाना खाओ, लास्ट के 5 दिन में बाहर का कुछ भी खाना अवॉइड करो। लास्ट के अंदर है कि अपने एडमिट कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अच्छे से रखो। ये नहीं है कि लास्ट के मोमेंट पे, लास्ट के 2 दिन में तुम पैनिक कर रहे हो कि अरे मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं निकला, अरे मेरा तो एडमिट कार्ड अभी तक लैमिनेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें मत करना, अपनी सारी चीज़ों को एक जगह पे रख लो। अपने सिबलिंग्स की, अपने फादर मदर की हेल्प लेकर के सारा डॉक्यूमेंट वाला काम तुम उनसे भी करवा सकते हो अगर तुम बहुत बिजी हो पढ़ने में, तो ठीक है। सो और साथ में एग्जाम सेंटर का जो लोकेशन है वो भी अभी से देख के रख लो, सो दैट तुम्हें बाद में ऐसे हसल ना करना पड़े कि अरे यार इतनी दूर जाना पड़ रहा है। एग्जाम सेंटर पे कोई भी लेट नहीं पहुंचेगा, हमेशा एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा पहले जाके अंदर जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन लेट मत होना, ठीक है। उसके सब बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप काम। लास्ट के 5 दिन में बहुत ज़्यादा एंशियस लगता है कि पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर किस लेवल का आ जाएगा, कंपटीशन कितना है, कट ऑफ हाई जाएगी कट ऑफ लो जाएगी, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। लास्ट के 5 दिन में बस ये ध्यान रखो कि तुमने मेहनत की है, जिस मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, जिस तरीके की मेहनत की है उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप को काम रखो और बहुत अच्छे से पूरे दिमाग से, पूरे मन से भगवान जी से प्रे करो और बस अपनी पढ़ाई करते जाओ, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना। एंड या जस्ट कीप हसलिंग एंड कीप स्माइलिंग, वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, जस्ट स्माइल एंड अपना पूरा मेहनत दो। डोंट जस्ट केयर अबाउट कि क्या रिजल्ट आएगा, मैं पास होंगी फेल होंगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें एक दिन उस स्टेज पे ज़रूर लेके जाएगा जहाँ पे तुम किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, ठीक है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल, टेक केयर। और मैं भी पढ़ने जाऊँगी क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स हैं। बाय।